Okay, good morning all. Today we will start or learn something about what do we mean by the compression and the decompression. So आपने देखा होगा कि जब हम कोई बड़ी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं या कोई बड़ी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली जब हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो हम जब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं या कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं या कई बार हम कुछ वीडियोस की बात हम करते हैं तो हम कुछ वीडियोस ऐसे बना लेते हैं कि जो हमारे कुछ बड़े होते हैं और वी आर अनेबल टू ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब हमें कोई फाइल या कोई ग्राफिक्स फाइल जब मेरी बड़ी बन जाती है और जब मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसफर करना है, कहीं अपलोड करना है, देन वी नीड सम स्मॉल फाइल। सो वी डू बेसिकली सम कंप्रेशन। कंप्रेस फाइल मीन्स हम उसकी साइज को कोशिश करते हैं कि छोटी हो जाए। तो कंप्रेशन करने के लिए there are different types of method. So basically compression is a way of making files to take up a less space. तो स्पेस को कम करने के लिए हम बेसिकली कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। In the multimedia system, in order to manage large multimedia data objects efficiently, these data objects need to be compressed or to reduce the file size for storage of these objects. Means इन ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मुझे कंप्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। So the question is, what does this compression do? So basically the compression tries to eliminate all the redundancies in the pattern of the data. मीन जो डेटा में हमारे पास redundancy है हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे जिससे वो मेरा डेटा या मेरा इमेज है या जो डेटा है वो थोड़ा साइज कम हो जाए उसका। कंप्रेशन इज अ वे ऑफ मेकिंग फाइल्स टू टेक अप अ लेस स्पेस। ओके, ये तो हमारा देखा सेकंड स्लाइड में। फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, सपोज इफ अ ब्लैक पिक्सल इज फॉलोड बाय 20 white pixels, then there is no need to store all 20 white pixels. So coding mechanism can be used so that only the count of white pixel is stored, and once such redundancy are removed, the data object require less time for transmission over the network, and this in turn significantly reduces storage and transmission cost. तो बेसिकली अगर हम फैक्स की बात करें या बेसिकली जब हम कोई इमेज को ट्रांसफर करते हैं या हम जब साइज को रिड्यूस करने के, तो आपने देखा होगा कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेज है हमारा तो उसका व्हाइट साइज भी, व्हाइट पिक्सेल्स भी हम कहीं ना कहीं वो डेटा को या साइज ले रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ कोडिंग ऐसी बनाएंगे कि हमारे जो व्हाइट पिक्सल है दैट कैन बी रिमूव और केवल ब्लैक पिक्सेल्स को ही हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्सल ही सामने वाले को प्रिंट करने वाला है और वो ब्लैक पिक्सल से ही उसको डेटा दिखने वाला है या इमेज दिखने वाली है या कंटेंट उसको दिखने वाला है। सो दिस वे we can transfer or we can reduce or we can compress any one file. So what are the different types of compression? So compression and decompression techniques are utilized for number of applications such as fax, printers, document storage and retrieval system, video teleconferencing systems and electronic multimedia messaging system. So अपन देखें कि यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस दिख रही हैं कि जो अभी हमने बात एग्जांपल की करी, फैक्स की बात करी, जब हम बात प्रिंटर की कर रहे हैं तो प्रिंटर में हमारा ब्लैक प्रिंट ही निकलना है। अगर हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे उसको फाइल को स्टोर करना है कहीं, या क्लाउड पे करना है या पेन ड्राइव में सेव करना है या सीडी ड्राइव में सेव करना है, तो हमें उसको क्या करना है, स्टोर, वो कोशिश करनी है कि कम से कम उसकी साइज हो जाए। और जब हम रिट्रीवल की बात करें, रिट्रीवल मीन्स जब हम क्लाउड से कोई फाइल को डाउनलोड करने की बात करें, अगर मेरी फाइल 50 MB से ऊपर की है तो वो रिट्रीव करने में या डेटा को डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगाता है। जब अगर टाइम लग रहा है तो आपका वेस्टेज ऑफ डेटा भी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो रहा है। तो वो भी जो है, उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सो व्हेन अ इंफॉर्मेशन इज कंप्रेस्ड, द रिडंडेंसी इज रिमूव्ड।
and sometimes removing redundancy is not sufficient to reduce the size of a data object to manageable levels. In such cases, some real information is also removed. The primary criteria is that removal of the real information should not perceptibly affect the quality of the result. कई बार आपने देखा होता है जब हम redundancy करते जब हम उसको कंप्रेस करते हैं फाइल को, तो हमारी इमेज या तो ब्लर हो जाती है या कहीं ना कहीं इमेज में कुछ कलर हमारे कम हो जाते हैं। अब कलर कम क्यों हो जाते हैं या कलर फेड हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 0-1 का जो फॉर्मेट है उसमें अगर कहीं 0 एक्स्ट्रा लगे हैं तो वो 0 को रिमूव करने की कोशिश कर देता है या कुछ पिक्सेल्स को कम करने की कोशिश कर देता है, तो इमेज जो है हमारी कहीं ब्लर होने के चांसेस हो जाते हैं। और कई बार तो कंप्रेस करने तो साइज फाइल की साइज बढ़ भी जाती है, उसको हम नेगेटिव कंप्रेशन बोलते हैं या उसको अलग होते हैं, क्योंकि वो कंप्रेशन बढ़ने की जगह साइज घटाने की जगह उसने साइज बढ़ा दी। सो अभी हम जो बात कर रहे थे कंप्रेशन रेशियो, तो इट्स अ यूनिट टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। मींस कंप्रेशन रेशियो क्या है? एक यूनिट है। जब हम बात करेंगे कि हाउ मच फाइल हैव बीन कंप्रेस, तो कंप्रेशन रेशियो से हम उसको काउंट करते हैं। So basically compression ratio is B0 upon B1, where B0 means total number of bits required before compression, मतलब compression के पहले कितनी bit requirement हो रही थी, और B1 is after compression, compression करने के बाद total number of bits required to represent the data after the compression. इसका जो ratio निकलेगा, that ratio is known as a compression ratio. So basically compression ratio should be high, एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो एक से कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है, देन वी कैन से इट्स अ नेगेटिव कंप्रेशन और दैट इज नॉट गुड फॉर अ फाइल। सो अगर इसकी हम स्कीम को समझें कि कंप्रेशन होता कैसे है, तो हम एक डेटा देते हैं, देयर आर एनकोडर। एनकोडर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नंबर एक हार्डवेयर एनकोडर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर एनकोडर भी होता है। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर एनकोडिंग ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर एनकोडर्स। थर्ड नेक्स्ट अगर देखें तो स्टोरेज और डेटा ट्रांसमिशन थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क पे कैसे हमारा डेटा को स्टोर या ट्रांसमिट हो रहा है। फिर और डिकोडर, जो अपने एनकोड किया है कंप्रेशन को, वो डिकोडर उसको कंप्रेशन को डिकोड करेगा और आउटपुट हमें डेटा को मिलेगा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर और स्कीम दैट वी से कि हमारा कैसे डेटा फ्लो होता है, कैसे पहले एनकोड होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर देन इट्स अगेन डिकोडेड एट द पर्टिकुलर प्लेस, then we get the original data or original output. So जो encoder की हम जो बात कर रहे हैं, basically there are two types of encoder जो हम यूज करेंगे। एक हमारे पास हार्डवेयर वाला भी हो सकता है जिसको हम ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। ग्राफिक्स कार्ड जो होता है यूज होता है, प्रोसेसर में जो यूज होता है, मदद करता है, वो कहीं ना कहीं हमें एनकोडिंग में मदद करता है। सेकेंड, हम जो बेसिकली जो कॉमन हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट वाला। सो कंप्रेशन can be categorized into two broad ways. Number one, the lossless compression, and second is the lossy compression. Now the lossless means where the data is compressed and can be reconstituted, means uncompressed without the loss of detail or information. So these are referred to as bit preserving and reversible compression system also. Lossless means हमारा कहीं कोई लॉस नहीं होगा। लॉस प्लस लेस मीन्स ना हमारी कोई इंफॉर्मेशन लॉस होगी, ना कहीं मेरा कोई फाइल में कहीं कुछ इमेज में प्रॉब्लम आएगी या समथिंग एल्स। सो वो जब इस टाइप का कंप्रेशन हो जिसको हम डिकम्प्रेस भी कर सकें, अनकम्प्रेस भी कर सकें, देन वी से इट्स अ लॉसलेस कंप्रेशन। सेकंड इज द लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन मींस टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल फिडिलिटी फॉर गिवन बिट रेट और मिनिमाइजिंग द बिट रेट to achieve a given fidelity measure. Video and audio compression techniques are more suited to this form of compression. तो जो लॉसी कंप्रेशन होता है बेसिकली हम वीडियो और इमेज के में ज़्यादा यूज करते हैं या ऑडियो में हम ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब हम वीडियो डालते हैं, जो हमारा 500 MB 600 MB का वीडियो होता है, हम उसको अगर यूट्यूब पे डाल दें तो वो हो सकता है कई बार 200-250 MB में बचता है, 125 MB में ही बचता है। हम उसको जब डाउनलोड कर लो तो बाकी 100-125 MB में ही बचता है। मीन्स जैसे मिसयूज भी हो रहा है। आदमी क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करना है वीडियो, उसको नहीं समझ में आ रहा हाउ टू कंप्रेस द वीडियो यूजिंग सम टूल्स,
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, देन डाउनलोड कर लेते हैं। यूट्यूब का जो कंप्रेशन टेक्निक है वो बहुत ही शानदार है। वो जो है वो वीडियो को नुकसान नहीं होने देता है, उसकी फिडिलिटी को मेंटेन करता है। सो दिस इज नोन एज अ लॉसी कंप्रेशन। सो इफ अ इमेज इज कंप्रेस्ड, इट क्लियरली नीड्स टू बी अनकंप्रेस्ड। अगर हमने कोई इमेज को कंप्रेस किया है, किसी वीडियो को कंप्रेस किया है, हम उसको अनकंप्रेस भी करना पड़ेगा। Then it can be viewed or listened to. So some processing of data may be possible in encoded form, however. So lossless compression frequently involves some form of entropy encoding that are based in information theoretic techniques. कहीं ना कहीं ये एक एंट्रोपी एनकोडिंग को यूज करता है जो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक टेक्निक्स को पे बेस होती है, उसके आधार पर होती है। So lossy compressions use source encoding technique that may involve transform encoding, differential encoding और vector quantization। ये कुछ methods हैं जो अभी हम देखेंगे जो lossy compression use करता है। So in the next class we will try to study about the lossless compression. Now let us understand what is the lossless compression. A lossless compression compresses the data in such a way that when data is decompressed, it is exactly the same as it was before compression. So there is a no loss of data, means loss or less. जहाँ पर loss नहीं हो रहा हो, loss हमारा कम हो रहा हो, then we say it's a lossless compression. So lossless compression is used to compress file data such as executable code जो हमारा है, text files है, numeric data है, because programs that process such file data cannot tolerate mistakes in the data. मतलब उसमें कहीं कोई मिस्टेक अगर होती है, that cannot be tolerated क्योंकि हमारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा. So lossless compression will typically not compress file as much as lossy compression technique and may take more processing power to accomplish the compression. तो जो lossless compression है, it may take some extra processing power also for compressing. So lossless compression टेक्निक के एल्गोरिथम्स की हम जब बात करें तो एक एल्गोरिथम होता है रिपीटिव सीक्वेंस कंप्रेशन। रिपीटिव सीक्वेंस कंप्रेशन में क्या होता है कि जो बिट्स हमारी रिपीट हो रही है, जो कैरेक्टर हमारा रिपीट हो रहा है, हम उसको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोशिश करेंगे लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज ऑन n successive tokens appears, then we can replace these with a token and a count number of occurrences. We usually need to have a special flag to denote when the repeated token appears. आपने देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर्स में हमारे पास एक जीरो फ्लैग होता है। तो जीरो फ्लैग में क्या होता है कि जैसे जीरो बिट्स कहीं आती है तो वो एक्टिव हो जाता है, इनेबल हो जाता है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल हमने लिया कि सपोज हमारे पास 8, 9, 4 और इतने सारे जीरो लगे हुए हैं, 32 जीरोस लगे हुए हैं यहाँ पे। So this can be replaced using this flag for 0, where f is the flag for 0. हम क्या लिखेंगे 894 f means flag हो गया, जीरो फ्लैग को हमने इनेबल किया है तो f लिख दिया अपन ने और वहां लिख दिया हमने 32 मीन्स जीरो फ्लैग के साथ हमने 32 लिख दिया, मीन्स देयर आर 32 zeros that can be enabled. तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये जो इतनी बड़ी बिट या इतनी बड़ी जो बाइट या इतना बड़ा जो हमारा सेट हो रहा था, इट कैन बी रिड्यूस टू 3 और 2 5 6 बिट्स। 6 बिट्स में हमने इसको कंप्रेस कर दिया, जहां मेरे पास 32, 33, 34, 35 कैरेक्टर्स हो रहे थे, जिनको हमने 6 कैरेक्टर्स में कंप्रेस कर दिया। सो दिस कंप्रेशन सेविंग डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द डेटा। तो ये जो कंप्रेशन टेक्निक है या कंप्रेशन है, इट डिपेंड्स कि हमारे पास डेटा कौन सा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल कंप्रेशन टेक्निक इंक्लूड्स जीरो लेंथ कंप्रेशन। तो जहां हमारे पास ऑडियो डेटा की अगर हम बात करें तो ऑडियो डेटा में कहीं ना कहीं एक पॉज आता है, मतलब कहीं आवाज ही नहीं आ रही है, साइलेंस इन ऑडियो डेटा।
पॉज इन अ कन्वर्जेशन, कहीं हम बात कर रहे हैं तो उसमें पॉज आ गया है, वो वहां पे जो जीरो, कहीं ना कहीं जीरो आ गया है, तो हम उसको यूज करेंगे और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। बिटमैप्स में ब्लैंक्स इन अ टेक्स्ट और प्रोग्राम सोर्स फाइल, जहां जहां ब्लैंक स्पेस हमने दे दिए हैं कंटेंट्स में, या जब हम सोर्स फाइल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जहां जहां हमने ब्लैंक स्पेस दे दी है उन सबको वो क्या करेगा, जीरो में ही काउंट करता है। तो जीरो में काउंट करता है तो वो जीरो फ्लैग को यूज करके उस डेटा को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। सो बैकग्राउंड इन द इमेजेस, अगर कहीं हमारे पास ट्रांसपेरेंट या व्हाइट बैकग्राउंड हमने यूज किया है, मींस कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, देन इट आल्सो कंटेन्स जीरो इमेज फिगर, जीरो डेटा। सो उन चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और सम अदर रेगुलर इमेज और डेटा टोकन्स, कहीं जो और अदर या कुछ कॉमन जहाँ पे जीरो बिट्स या जीरो बिट का यूज हो रहा है, देन वहां पे हम इसको यूज करके अ सिंपल और वेरी फास्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। देन सेकंड एक एल्गोरिथम है दैट इज अ रन लेंथ एनकोडिंग। रन लेंथ एनकोडिंग में क्या होता है, दिस मेथड replace the consecutive occurrences of given symbol with only one copy of the symbol along with a count of how many times that symbol occurs। मतलब अगर एक सिंबल, जैसे अभी हमने बात करी 8962 32 बार जीरो, तो हम क्या करेंगे 8962 032 लिख देंगे। मतलब हमें मालूम है कि जीरो जो है मेरा 32 बार आ रहा है या वन मेरा 32 बार आ रहा है, देन वी रन लेंथ एनकोडिंग इसको बोलते हैं। So this method is frequently applied to images। बेसिकली हम इसको इमेजेस में ज्यादा यूज करते हैं, और इट इज अ स्मॉल कंप्रेशन कंपोनेंट यूज्ड इन जेपीजी कंप्रेशन। जब हम जेपीजी फॉर्मेट, अभी हम जो पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड्स हैं, जेपीजी क्या है, टिफ क्या है, एमआईडीआई क्या है, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज जेपीजी। तो जेपीजी कंप्रेशन में इसको जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, या फॉर इंस्टेंस हमने बात करी कि अगर sequence of image contains x1 x2 x3 mapped with a pair c1 l1 c1 l2 where ci represent the image intensity or the color and li is the length of the image or ith run of the pixel, then we can use this type of compression। for example अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई sequence हमारे पास है 4 बार 1 है, देन 2 है, फिर 3 है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, देन वी कैन एनकोड एज अ सेट कि 1 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, 1 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, ऐसे एक सेट बना के हम उसको एनकोड कर सकते हैं। या फिर हम एक एग्जांपल कोई स्ट्रिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे पास है ए ए बी बी सी सी डी 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 करके, देन वी कैन यूज दिस एज 3 टाइम्स ए, मतलब 3 बार हमारा ए यूज हो रहा है, 2 टाइम्स बी, 2 बार हमारा बी यूज हो रहा है, 1 टाइम सी, तो 1 टाइम सी। जबकि अब देखो यहाँ पे अगर हमने 1 टाइम सी लिखा है तो हमारे लिए तो एक बिट एक्स्ट्रा ही लग गई, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो अब मुझे 1 टाइम सी का कोडिंग करनी पड़ेगी, और 4 टाइम्स डी, तो 4 टाइम्स हम इसको डी यूज करेंगे। सो दिस टाइप इज नोन एज रन टाइम रन लेंथ एनकोडिंग। नेक्स्ट अगर हम एनकोडिंग की बात करें तो एक होती है थर्ड जो है द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या है कि इन दिस मेथड फर्स्ट अ रेफरेंस सिंबल इज प्लेस्ड, मतलब हम इसमें एक रेफरेंस सिंबल को रिप्लेस करेंगे, देन एन ईच सिंबल इन द डेटा वी प्लेस द डिफरेंस बिटवीन दैट सिंबल एंड द रेफरेंस सिंबल यूज। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, अगर हमने ये यूज किया, हमने फॉर एग्जाम्पल हम यही देखें, अगर यूजिंग सिंबल ए एज अ रेफरेंस सिंबल, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग जो थी मेरे पास ए बी बी सी डी 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 आई है मेरे पास, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सिंबल को एक रेफरेंस सिंबल मान लिया। अब यहाँ पे हो सकता है अगर ए की जगह मान लो जेड जेड ले लेता मैं, तो हमारा पहला सिंबल जेड जो होता है वो रेफरेंस सिंबल हो जाता है। देन इट शुड बी एनकोडेड एज ए 000 ए ओ डैश, फिर 1 2 3 3 3, since a is same as reference symbol b and b has a difference of 1 from the reference symbol and so on। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, b क्या हो रहा है, a को हमने अगर 0 माना है, b हमारा 1 हो गया, c हमारा 2 हो गया, d हमारा 3 हो गया। क्यों, a से +1 करोगे तो b आता है, b से +2 करोगे तो c आता है, a से +3 करोगे तो d आएगा।
तो यहाँ पे ए एक रेफरेंस सिंगल है, 3 बार 0 मतलब ए 0 0 0 आ गया, फिर हमारा पास 1 बढ़ गया मतलब बी आ गया, फिर हमारा बी के बाद सी आ गया, सी के बाद हमारा डी आ गया, 3 3 3 मीन्स दिस इज नोन एज अ डिफरेंस पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हम इसमें एक पर्टिकुलर बिट या जो पहली बिट हमारी है उसको एक रेफरेंस सिंबल मानेंगे और देन वी इंक्रीज्ड sequentially. So this is all for today.